Hello everybody, welcome to the video. So in this video we are going to start with the daily newspaper analysis or daily news analysis. और ये जो न्यूज़ एनालिसिस है, ये जो एनालिसिस होगा, इट वॉन्ट बी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द जर्नल स्टडीज़. ये जर्नल स्टडीज़ के परस्पेक्टिव से नहीं होने वाला है. ये फोकस जो इसका रहेगा वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के ऊपर रहेगा. ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के ऊपर हमारा जो है वो फोकस रहने वाला है. नीदर इट विल बी फोकस्ड ऑन द प्रीलिमिनरी पेपर नॉर इट विल बी फोकस्ड ऑन द मेंस जर्नल स्टडीज़ एग्जामिनेशन. ठीक है, तो बहुत ही पिन पॉइंट जो एक फोकस है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का, वो जो है वो हमारा रहने वाला है. और ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, हमारा जो प्राइमरी फोकस है, जो प्राइमोडियल फोकस हमारा रहेगा, वो ये रहेगा कि एक एस्पिरेंट की समझ जो है स्पेशली पेपर सेकंड के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी के पेपर सेकंड के अंदर, वो और जो है वो बढ़िया हो सके और आपकी जो समझ है वो डीपन हो सके और गहरा सके आपकी समझ. तो इसी के रिगार्डिंग हमने जो है वो इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है. चलिए शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट न्यूज़ इट इज़ रिगार्डिंग द एथनिक कन्फ्लिक्ट. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर. तो आपके पेपर सेकंड के अंदर दो टॉपिक्स हैं. ठीक है, एक तो है जो ट्राइबल स्टेट के ऊपर, इट इज़ रिगार्डिंग द एथनो नेशनलिज्म. जो दूसरा टॉपिक है पेपर सेकंड के अंदर वो है एथनिसिटी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन एथनिसिटी. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड एथनिसिटी. तो यहाँ से जो है वो आपसे सवाल पूछा जाता है, या तो एथनिक कन्फ्लिक्ट से सवाल पूछा जाएगा, जैसे 2021 के अंदर दो एथनिक कन्फ्लिक्ट से सवाल पूछा गया था. एक नागालैंड के अंदर जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ से सवाल पूछा गया था, और जो दूसरा सवाल है वो आपसे पूछा गया था कश्मीर के अंदर जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहा है. तो दोनों कन्फ्लिक्ट्स को आपने जो है वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो करके दिखाना था दोनों कन्फ्लिक्ट्स के अंदर. ठीक है, तो एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है या फिर एथनिसिटी का जो कंसेप्ट है वो आपके पेपर सेकंड के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है. बार बार एथनिक कन्फ्लिक्ट और कॉम्युनिज्म से जो है वो सवाल पूछे गए हैं. तो कॉम्युनिज्म की जब बात होगी, आई एम वेरी श्योर कि वो भी जो है वो बहुत जल्दी हम कॉम्युनिज्म के मुद्दे के ऊपर भी बात करेंगे. कोई ऐसी जो न्यूज़ है वो ज़रूर आएगी, जल्दी आएगी. तो कॉम्युनिज्म के मुद्दे के ऊपर भी जो है वो बात की जाएगी. अभी जो मुझे पहले जो पेज है इंडियन एक्सप्रेस का, उसके अंदर ये आर्टिकल जो है वो दिखाई दिया. कश्मीरी पंडित शॉट डेड इन वैली अटैक, एनदर इंजर्ड. तो आपके पास कश्मीरी पंडित्स की एक संगठन बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, उसका नाम है. ये वो कश्मीरी पंडित्स हैं जो कि जब कश्मीरी पंडित्स को बाहर निकाला गया, वैली से बाहर निकाला गया, तो ये कश्मीरी पंडित्स ने जो है वो इनकार कर दिया कि हम जो है वो वैली छोड़ के, अपने घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे. तो उनकी ये जो है संघर्ष समिति बनी हुई है, और वो बार बार ये बात करती है कि गवर्नमेंट जो है वो फेल की है. उनका जो रिहैबिलिटेशन करना था, उनकी जो वापसी होनी थी, उसके अंदर गवर्नमेंट ने अपने जो प्रोमिसेस हैं उसको निभाया नहीं है. एनीवेज, जो पॉलिटिकल मुद्दा है उसके ऊपर तो हम नहीं आएंगे, लेकिन एक हिस्टोरिकल अप्रोच जो है उसको हम ज़रूर देखेंगे, उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण जो है वो ज़रूर किया जाएगा. और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम एथनिक कन्फ्लिक्ट के थीसिस को देखेंगे, एथनिक कन्फ्लिक्ट की अप्रोचेस को देखेंगे कि कश्मीर के एथनिक कन्फ्लिक्ट को किस तरह से स्टडी किया जा सकता है, या फिर इंडिया भर के अंदर जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो नागा का एथनिक कन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट हो, उन एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को आप किस तरह से स्टडी कर सकते हो. हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स जो है वो जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो
पॉलिटिकल मुद्दे को ना टच करते हुए हम एकेडमिक लाइन ऑफ अप्रोच जो है वो अपनी अपनाएंगे। सो अगर कश्मीर के मुद्दे को हिस्टोरिकली देखना हो, अगर ये जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है, कश्मीर का मुद्दा वो नहीं जो इंटरनेशनल इशू है, जो बाउंड्री एक्सेट्रा, उसके अंदर नहीं जाएंगे हम। जो एथनिक इशू है, जो कश्मीर का जो एथनिक इशू है, उसको अगर हमें हिस्टोरिकली देखना हो, सो वी कैन डिवाइड दैट लाइन ऑफ हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स। तो उसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज है बिफोर 1990, दूसरा फेज है आफ्टर 1990। तो ये जो मुद्दा है, ये जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है, ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से शुरू होता है। ठीक है, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से शुरू हुआ है। तो आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे फारूक अब्दुल्ला। वो 83 के अंदर इलेक्शंस जीत गए, लेकिन उसके बाद जो है वो 2 साल के बाद देयर वाज पॉलिटिकल टर्मोइल दैट वाज फेस्ड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिसकी वजह से गुलाम मोहम्मद शाह को जो है वो सीएम की पदवी जो है वो दे दी गई, उनको जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया एज अ सीएम। लेकिन जो आवाम थी, जो कश्मीर की आवाम थी, जो कश्मीर के ज़्यादा जो लोग थे, वो फारूक अब्दुल्ला को चाहते थे। सो 86 के अंदर जो फारूक अब्दुल्ला है उनको दोबारा से सीएम जो है वो बना दिया गया। अब इसके बीच आपके पास पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो धीरे धीरे एथनिक टर्मोइल के अंदर जो है वो बदल जाती है, एथनिक टर्मोइल के अंदर जो है वो बदल जाती है। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। इन पॉइंट्स को मैं आगे चल के जब फेडरिक बात की बात करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों की बात जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अपने दिमाग के अंदर नोट करते रहिएगा। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सोशल इंस्टेबिलिटी आती है और सोशल इंस्टेबिलिटी की वजह से एक एथनिक टेंशन जो है वो धीरे धीरे पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो एथनिक टेंशन है, फिर उसके बाद आपके पास रिलीजियस इंटरवेंशंस होती हैं कुछ। 86 के अंदर, 1986 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बाबरी मस्जिद के दरवाजे जो है वो खोल देती है और हिंदूज़ को अलाउ कर देती है कि आप बाबरी मस्जिद के अंदर प्रेयर कर सकते हो। तो कश्मीर के अंदर जो है वो इसके कुछ रिपल इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। कश्मीर के अंदर खास करके अनंतनाग के अंदर जो है वो आपके पास कुछ हिंदू टेम्पल्स को अटैक किया जाता है, शॉप्स को लूटिंग होती है और आपके पास जो ज़्यादातर ब्लेम है वो सेपरेटिस्ट के ऊपर जाता है। अब आप नाउ यू कैन सी कि रिलीजियस एंगल और आपके पास एक एथनिक एंगल जो है ये प्रेसिडेंस ले रहा है। 86 के अंदर ये एक प्रेसिडेंस लेना इसने शुरू कर दिया ड्यू टू एन इवेंट ऑफ बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का इवेंट बाहर हुआ है, वो कश्मीर की सोसाइटी के अंदर नहीं हुआ, लेकिन वो बाहर वाले इवेंट की वजह से भी एक रिपल इफेक्ट जो है वो कश्मीर के अंदर आए और एथनिक कन्फ्लिक्ट कश्मीर के अंदर शुरू हुआ। ये एथनिक कन्फ्लिक्ट और गहरा जाता है जब आपके पास मिलिटेंसी की प्रॉब्लम कश्मीर जो है वो फेस करना शुरू कर देता है। मिलिटेंसी की प्रॉब्लम, इसके जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ विद जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो आपके पास आफ्टर द हैंगिंग ऑफ द मिलिटेंट लीडर मकबूल भट्ट, उसके बाद इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और लगातार जो इनका टारगेट है वो कश्मीरी पंडित्स बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बात करें तो आपको एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो एंगल है वो भी इसके अंदर दिखाई देगा। आपको पाकिस्तान का एंगल भी जो है वो इसके अंदर दिखाई देगा। तो कश्मीर का मुद्दा ये इंटर सोसाइटी जो है वो आपके इंट्रा सोसाइटी मामला नहीं है। सिर्फ सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से एथनिक मूवमेंट या फिर आपके पास एथनिक टेंशन, एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हुआ।
ओके, इन चीज़ों को ध्यान के अंदर रखिए। फिर उसके बाद जब हम प्रोस्पेक्टिव्स करेंगे, प्रोस्पेक्टिव्स के अंदर ये सारी चीज़ें जुड़नी शुरू हो जाएंगी। देन उसके बाद 90 के बाद क्या हुआ, 90 के बाद गवर्नर रूल आ गया। फारूक अब्दुल्ला की जो सरकार है उसको डिसमिस कर दिया गया और गवर्नर रूल जो है वो इम्पोज हो जाता है, क्योंकि मिलिटेंसी की प्रॉब्लम वगैरह ये सारी चीज़ें और एथनिक कन्फ्लिक्ट वगैरह, कश्मीरी पंडित्स को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब गवर्नर रूल लागू होता है तो कुछ आपके पास जो टेक्स्ट हैं या फिर कुछ अकाउंट्स जो पब्लिश हुए हैं कश्मीरी पंडित्स के द्वारा, वो बताते हैं कि थ्रेटनिंग स्लोगन्स जो है वो लाउड स्पीकर के ऊपर गूंजना स्टार्ट कर देते हैं। लोग बार बार जो स्पीचेस देवर मेड एक्सट्रोलिंग पाकिस्तान एंड सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान के नाम से और आपके पास इस्लाम के नाम से जो है कुछ स्पीचेस जो है वो डिलीवर होनी शुरू हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे आपके जो कश्मीरी पंडित्स की जो फ़्लाइट है, जो उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो आपके पास होती है। सो जनवरी 90 के अंदर आपके पास कश्मीरी पंडित्स जो है, द फर्स्ट स्टीम, जो पहली स्टीम है कश्मीरी पंडित्स की, वो वैली को लीव करती है। तो जनवरी 21 में आपके पास गौकडल ब्रिज के अंदर, श्रीनगर के अंदर एक मैसेकर होता है, जिसके अंदर कि जो CRPF के जवान हैं वो 160 कश्मीरी मुस्लिम प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो गोली है वो दाग देते हैं। तो 48 आवर्स के अंदर इतना कुछ कश्मीर को जो है वो झेलना पड़ जाता है। तो आपके पास ऑब्वियसली एथनिक टेंशन जो है, जो जस्ट एक पॉलिटिकल टर्मोइल से शुरू हुई, वो धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा मैग्नीफाई कर जाती है और जो रिपल इफ़ेक्ट्स हैं उस एथनिक टेंशन के, वो आज भी जो है वो आपको कश्मीर जो है वो झेल रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द होल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो जो स्टेज है वो बिफोर 1990 जो है वो बनना शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल टर्मोइल से ये स्टेज प्रिपेयर होता है। फिर उसके बाद आपके पास जो एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं कि हम मुसलमान हैं, ये पंडित हैं, ये जो एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं वो और ज़्यादा मैग्नीफाई होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मैग्नीफिकेशन होते होते धीरे धीरे आपके पास एथनिक आइडेंटिटीज़ एथनिक कन्फ्लिक्ट में बदल जाती हैं और एथनिक कन्फ्लिक्ट आपके पास मिलिटेंसी की वजह से और अगेन पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, जब गवर्नर रूल आपके पास आता है तो अगेन पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से फिर से जो टेंशन्स हैं वो ज़्यादा ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी को अपने घर बार छोड़ के जो है जाना पड़ जाता है। उसके अंदर वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द होल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। मैं इसके अंदर ज़्यादा भावुक नहीं हो रहा हूँ, मैं इसके अंदर जो है वो ज़्यादा आपको, बिकॉज जो एक हमारा इस सीरीज़ को शुरू करने का एक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आपको एक एकेडमिक लाइन ऑफ अप्रोच जो है वो दी जा सके, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा जो आपकी न्यूज़ हैं उसके अंदर जो भी हो रहा है उसके लिए आपको एक एकेडमिक लाइन ऑफ एक्शन या फिर लाइन ऑफ अप्रोच जो है वो दी जा सके। सो व्हाट आर द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस, इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस क्या है? तो पहला जो पर्सपेक्टिव है वो है मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, अब हम कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस जो है वो देखेंगे इसकी, कि जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी क्या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं आपके पास। तो पहला है आपके पास मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव कहता है कि वेल्थ और पावर के डिफरेंशियल्स हर एक एथनिसिटी के अंदर आते हैं, या फिर कुछ एथनिसिटीज़ जो है वो आपके पास ज़्यादा पावरफुल होती हैं, कुछ एथनिसिटीज़ जो है वो ज़्यादा आपके पास वेल्दी होती हैं, और कुछ एथनिसिटीज़ आपके पास जो है वो कमज़ोर होती हैं, कुछ एथनिसिटीज़ के पास कम वेल्थ होती है। जैसे मार्क्सियन पर्सपेक्टिव अगर हम कश्मीर के अंदर लगाएं तो हमें पता चलेगा कि जो आपके पास ज़्यादातर जो शॉप्स हैं या फिर ज़्यादातर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी वो कश्मीरी पंडित्स के पास थे, और जो आवाम थी, जो मेजॉरिटी थी, जो मुस्लिम्स थे,
वो उनके पास कम प्रॉपर्टी थी और कश्मीरी पंडित्स का कहीं ना कहीं एक डोमिनेशन जो है वो वहाँ पे देखने को मिलता है। सो जिसकी वजह से मार्क्सियन पर्सपेक्टिव कहता है कि जो कम वेल्थ वाले होंगे लेकिन जिनकी न्यूमेरिसिटी ज़्यादा होगी वो इकट्ठा होंगे, और आपके पास जो बाकी है जो ज़्यादा वेल्थ वाले हैं उनको जो है वो एथनिसिटी के नाम के ऊपर बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन मार्क्सियन पर्सपेक्टिव जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ उसको वो मद्देनज़र रखना जो है वो भूल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास अगली अप्रोच जो आती है एथनिक वायलेंस की या फिर एथनिक कन्फ्लिक्ट की, वो है प्राइमोर्डलिस्ट अप्रोच। प्राइमोर्डलिस्ट अप्रोच ये राइटिंग है एडवर्ड साहिल्स की। उन राइटिंग्स के अंदर आपको प्राइमोर्डलिस्ट पर्सपेक्टिव या फिर प्राइमोर्डलिस्ट अप्रोच जो है वो देखने को मिलती है। प्राइमोर्डलिस्ट अप्रोच क्या कहती है कि हर कोई बाशिंदा, हर कोई आपके पास कोई भी है, जैसे आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, आपका रंग है, आपका रूप है, ये आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज़ हैं, वैसे ही आपकी एथनिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज़ हैं, आपकी रेस जो है वो आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, वैसे ही आपकी अगर कल्चर की बात की जाए वैसे ही आपकी जो है वो एथनिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। आपके रिलीजन, आपकी लैंग्वेज, अगर आप इंसान हो यू विल हैव सर्टनली हैव वन रिलीजन, वन लैंग्वेज। चलो रिलीजन तो ना सही, आजकल सेकुलरिज्म का ज़माना है, तो आपके पास कम से कम एक ज़ुबान तो आप बोलते होंगे, आप एक टेरिटोरियलिटी के अंदर पैदा हुए होंगे, आपका जो एक स्नेह है, एक जो मोहब्बत है उस टेरिटोरियलिटी के साथ होगी। तो प्राइमोर्डलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि हर किसी की एथनिसिटी, जैसे बायोलॉजिकली हर कोई एक रेस के अंदर पैदा होता है, वैसे ही एथनिकली अगर आप इंसान की बात करें, हर किसी की कोई ना कोई जो है वो एथनिसिटी होती है। और जब दो एथनिसिटीज़ एक दूसरे के साथ टकराती हैं, दो एथनिसिटीज़ एक दूसरे के अंदर कंपटीशन में आती हैं, तो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स जो है वो पैदा हो जाते हैं। मैं ज़्यादा इनके अंदर डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं ज़्यादा जो है वो आपके पास इसके क्रिटिसिज्म्स वगैरह जो है वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द क्लास। वो क्लास वगैरह के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सो देन द नेक्स्ट इज़ द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच क्या कहती है, जो दिस अप्रोच इट इज़ डिवाइस्ड बाय द फेडरिक बाथ। फेडरिक डिवाइस तो नहीं की, लेकिन फेडरिक बाथ ने इसको यूज़ बहुत किया है। उन्होंने किताब लिखी थी 69 के अंदर, एथनिक ग्रुप्स एंड बाउंड्रीज। उसके अंदर सीधा जो है वो उन्होंने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव को जो है वो हवा दी थी। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव का मानना है कि जो एथनिसिटीज़ हैं दे आर टूल टू ऑर्गेनाइज पीपल। लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एथनिसिटीज़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब लैंग्वेज तो जो कश्मीरी पंडित्स हैं और जो आपके पास मुस्लिम्स हैं, लैंग्वेज तो सेम बोलते हैं, इस तरह से तो दोनों कॉमन हो गए। लेकिन जो पॉलिटिकल टर्मोइल चला, उसने पॉलिटिकल टर्मोइल ने इस्लाम को यूज़ किया, इस्लामिक एथनिसिटी को यूज़ किया कि वो जो हिंदूज़ हैं उसके खिलाफ जो है वो भड़काया जा सके। ठीक है, सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव। ये आपके पास फेडरिक बाथ का पर्सपेक्टिव है, इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव। देन यू हैव सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। मैक्स वेबर की राइटिंग्स के अंदर आपको मिलती है, एवरेट ह्यूज की राइटिंग्स के अंदर आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मिलती है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहती है कि जैसे सोसाइटी और आपके जो सोशल कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, सोशल कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास जो आपकी एथनिसिटी का एक पर्सपेक्टिव जो आपके अंदर होता है, जो एक सेल्फ कंसेप्ट होता है आपके अंदर, वो भी जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से SYL का मुद्दा है, पानियों का मुद्दा है, तो मैं अपने आप को पंजाब का कहूँगा कि मैं जो है वो पंजाबी हूँ। अगर लेट्स से देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैं अपने आप को इंडियन बताऊँगा, हिंदुस्तानी बताऊँगा। अगर लेट्स से आपके पास कुछ पंजाबी और हिंदी का मसला हो गया, तो मैं अपने आप को पंजाबी कहूँगा।
तो जैसे जैसे आपके पास सोशल कंडीशंस चेंज होती हैं, वैसे वैसे मेरा जो सेल्फ कंसेप्ट है रिगार्डिंग माय एथनिसिटी वो भी जो है वो चेंज होता है। सो दीज आर द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द एथनिक कन्फ्लिक्ट्स। और जैसे जैसे आपका एक कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट चेंज होता है एथनिसिटी के रिगार्डिंग, वैसे वैसे आपके पास जो है वो एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। बट कोई भी इनमें से कोई भी जो पर्सपेक्टिव है वो कश्मीर के लिए फिट नहीं बैठता। तो रिसेंटली आपके पास एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने एक नया पर्सपेक्टिव जो है वो निकाला है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमिज्म या फिर सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमिज्म जो है वो काफ़ी सटीक तरीके से जो कश्मीर के अंदर हुआ उसको समझाने की कोशिश करता है। सिस्टमिज्म क्या कहता है कि एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है वो नीदर होली नॉर बिटवीन द स्टेट, वो आपके पास जो है वो कभी पूरी तरह से एक स्टेट बाउंड्री के अंदर नहीं होते। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स का लेना देना स्टेट्स के बाहर होता है, ठीक है। तो दे आर ट्रांसनेशनल ट्रांस बाउंड्री, वो ट्रांस बाउंड्री होते हैं। जैसे आपके पास कश्मीर का मुद्दा है, इन सारे पर्सपेक्टिव्स के अंदर एक खामी है। वो ये खामी है कि ये पर्सपेक्टिव्स जो एथनिक आइडेंटिटी है या फिर एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको एक टेरिटोरियलिटी के अंदर रह के स्टडी करना चाहते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये सोसाइटी के अंदर, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है उसी चीज़ को स्टडी करना चाहता है। इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच उसी चीज़ के, उसी पर्टिकुलर सोसाइटी के पॉलिटिकल टर्मोइल को स्टडी करना चाहता है। प्राइमॉर्डलिस्ट पर्सपेक्टिव उसी सोसाइटी की हिस्ट्री को जो है वो उसी सोसाइटी की एथनिसिटी को स्टडी करना चाहता है। तो ये आपके पास सोसाइटी की टेरिटोरियलिटी से बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो सिस्टमिज्म है, जो रीसेंट अप्रोच हमने अपनाई है, सिस्टमिज्म की अप्रोच या फिर सिस्टमेटिक अप्रोच, वो कहती है कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं दे आर ट्रांस बाउंड्री। To understand the ethnic conflicts, the factors operating within state and beyond its boundaries should be taken into consideration। कि आपके पास जो है वो ट्रांसनेशनली क्या हो रहा था, बिकॉज कश्मीर जो है वो इसकी बाउंड्री एक जो है वो नेशनल स्टेट के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान का इंटरवेंशन जो है वो कश्मीर के साथ काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव ना अपनाएं जिसके अंदर कि सिर्फ एक सोसाइटी और उस सोसाइटी की बाउंड्रीज के अंदर रह के जो है वो उसको स्टडी किया जाए, ठीक है। सो सिस्टमिज्म जो है वो काफ़ी हद तक कश्मीर की जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है उसको समझा पाता है, ठीक है। सो मैंने इसके अंदर 360 डिग्री जो है वो कश्मीर के एथनिक कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर लेने की कोशिश की है। जब भी नागालैंड की प्रॉब्लम आएगी, जब भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके ऊपर यूपीएससी की खास निगाह रहती है, कश्मीर के ऊपर, नागालैंड के ऊपर, मणिपुर के ऊपर, इन स्टेट्स के ऊपर यूपीएससी की खास निगाह रहती है। तो इसी तरह से जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिया जाएगा, फिर उसके बाद हम कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को जो है डिस्कस करेंगे। दीज थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑब्वियसली दे आर इन यूर सिलेबस। मैं कोई खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सिलेबस में है आपके। अगर इन केस आपने ये नहीं पढ़ रखे हैं, यू आर इन ट्रबल, तो प्लीज़ आप जो है वो उसको रीड कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही एक आर्टिकल छपा था, कंडेम एंड लिसन। तो ये एक एडिटोरियल है। ये सलमान रुश्दी के ऊपर था, उनके ऊपर जो है वो एक अटैक हुआ है, स्टैब किया गया है उनको। तो ये वैसे तो आर्टिकल जो पर्सपेक्टिव है वो 2 पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। एक तो पर्सपेक्टिव है, इसका आर्टिकल का लिखने का जो मकसद है वो है फ्री स्पीच। दूसरा है मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म। एंथ्रोपोलॉजी, अगर मैं बात करूं एंथ्रोपोलॉजी की पर्टिकुलरली एकेडमिक सर्कल्स के अंदर, तो एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत गंभीर समस्या के साथ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के साथ जो है वो घिरी हुई है।
उसको हम कहते हैं मॉरल रिलेटिविज्म। मॉरल रिलेटिविज्म जो है वो कहता है कि आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, और आपको जैसे फॉर एग्जांपल सलमान रशीद को जो है वो स्टैब किया गया, उनको मारा गया, ऑब्वियसली इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। लेकिन अगर आप किसी मॉरल रिलेटिविस्ट से जाके पूछोगे, अगर कोई फ्रांस बोआ का चेला होगा, उनसे जाके पूछोगे, मॉरल रिलेटिविस्ट से जाके पूछोगे, तो वो कहेगा कि सलमान दोनों पक्ष का जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको रखेगा। वो कहेगा कि जो सलमान रशीद हैं उन्होंने भी तो जो सामने वाली कम्युनिटी है उसकी भावनाओं को जो है वो आहत पहुंचाने की कोशिश की या फिर आहत पहुंचाई है। सलमान रशीद ने किताब लिखी थी द सैटानिक वर्सेस, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो सलमान रशीद ने भी तो आहत पहुंचाई है सामने वाली कम्युनिटी को। तो ये एंगल जो है, जो आपको इमोशनल एंगल जो है, ये बार बार मॉरल रिलेटिविस्ट जो है वो सामने रखते हैं कि किसी की कम्युनिटी को आहत जो है वो नहीं पहुंचानी चाहिए आपको। और इसके ठीक अगेंस्ट आपके पास एक और फिलॉसफी आती है जिसको हम कहते हैं मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म। ये फिलॉसफी एक मॉडर्न फिलॉसफर रही हैं आयन रैंड, उनकी फिलॉसफी है मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म। मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म क्या कहती है कि मॉरल जो है, जो आपकी मॉरलिटी है, जो आपकी मॉरलिटी है, इट शुड बी रीजनेबल। ये रीजनेबल होनी चाहिए। आपने जो भी एक्शन किया है उसको लॉजिकली करें। मॉरलिटी के अंदर भावनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। If you have killed somebody, if you have hurt somebody, you are guilty, that's it. जो मॉरल रिलेटिविज्म है, मॉरल रिलेटिविज्म पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को जन्म देता है। आप दोनों के पर्सपेक्टिव्स देखना शुरू करते हो, इससे आपका टॉलरेंस तो बढ़ता है, लेकिन टॉलरेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप ऐसी वारदातों को भी कंडेम नहीं कर पाते। ये एकेडमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज, खास करके एंथ्रोपोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट यू आर नॉट गोइंग फॉर मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म, रादर एंथ्रोपोलॉजी इज स्टेइंग ऑन द लेवल ऑफ मॉरल रिलेटिविज्म। आप रिलेटिविज्म को ज़्यादा देखते हो, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कंडेम नहीं कर पाते। फ्री स्पीच तभी जिंदा रह पाएगी जब आप मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म को एकेडमिशिया में लेके आएंगे, एकेडमिक्स में लेके आएंगे। ये जो है वो आर्टिकल, अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ना चाहते हैं, वैसे जर्नल स्टडीज़ पर्सपेक्टिव वगैरह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म के पर्सपेक्टिव से आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा। सो द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज़ द डेप्रीवेशन ऑफ द एसटीज़ एंड एससीज़। ठीक है, वैसे तो ये आर्टिकल बहुत जनरल वे के अंदर जो है वो लिखा गया था, द प्रज्यूम्ड गिल्टी। इसके अंदर अंडर ट्रायल्स की बात की गई, ठीक है। तो लेकिन अगर हम प्रज्यूम्ड गिल्टी का अगर टॉपिक, अगर हम इसको एक्सप्लोर ही करना चाहते हैं, सिलेबस के पर्सपेक्टिव से अगर हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मेरे दिमाग के अंदर इस आर्टिकल को देख के पहली जो चीज़ आई वो ये आई कि जो सबसे ज़्यादा जिनको गिल्टी प्रज्यूम कर लिया जाता है कि यही इस अगर चोरी की है इसी ने की होगी, सबसे ज़्यादा जिसको गिल्टी प्रज्यूम कर लिया जाता है वो या तो आपके पास एसटीज़ के अंदर होता है या एससीज़ के अंदर होता है या फिर वो मुसलमान होता है, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके पास जो है वो NCRB की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। इस आर्टिकल को यू कैन रीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जर्नल स्टडीज़, लेकिन इसको द वायर के अंदर जो है वो 2019 के अंदर मुझे ये क्लिपिंग मिली है। सो 2015 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी रिपोर्ट जो है वो उसने ये नोट किया है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम 55% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर इंडिया के अंदर।
अगर आप सिर्फ SC और ST की बात करो तो 1/3 जो हैं वो आपके पास अंडर ट्रायल या तो वो SC होंगे या फिर वो ST होंगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो देर वॉज अ न्यूज़ इन जलगांव, देर वॉज ऑनर किलिंग, और आप एक वुमेन्स मदर अमंग 5 मोर हेल्ड। तो उसकी लड़की का जो है वो अफेयर चल रहा था किसी लड़के के साथ, तो वुमेन ने यानी कि उसकी जो माँ है उसने लोगों को डायरेक्ट किया कि जो है वो कैसे बेटी को मारना है। तो ये जो सिचुएशन है कास्ट की, उसके ऊपर लाइमलाइट जो है, ये जो केस स्टडी है या फिर ये जो न्यूज़ आई है, इसको जो है वो लाइमलाइट जो है वो इंडिया के अंदर कास्ट की क्या सिचुएशन है उसको पेश करती है। कास्ट 2 चीज़ों से, 2 पैरामीटर से देखी जाती है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि कास्ट कितनी रिजिड है, उसको 2 पैरामीटर्स हैं उसको देखने के, कास्ट की रिजिडिटी को देखने के। एक पैरामीटर होता है फूड, दूसरा पैरामीटर होता है मैरिज। इसी को सोशोलॉजिस्ट कहते हैं रोटी और बेटी, रोटी और बेटी। रोटी और बेटी ये 2 पैरामीटर्स हैं कास्ट को देखने के। इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू गोल्ड की एक स्टडी है, द रिक्शेवालाज ऑफ लखनऊ। अकॉर्डिंग टू गोल्ड जो फूड है, जो रोटी है, वो तो लिबरलाइज हो रही है, लेकिन बेटी जो मैरिजेस हैं वो लिबरलाइज नहीं हो रही हैं। लोग किसी जो कास्ट हायरार्ची के अंदर जो नीचे होगा उसकी थाली से रोटी तो खा लेंगे, लेकिन उसके साथ जो शादी वाले संबंध हैं वो नहीं बनाएंगे। तो 2016 के अंदर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इन इंडिया। वहाँ पे हमने ये कंक्लूड किया दैट ओनली जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं दे आर एज लो एज 5.2% इन द रूरल इंडिया एंड 4.9% इन द अर्बन इंडिया। इतनी कम आपके पास इंटरकास्ट मैरिजेस हैं। तो जो बेटी है वो अभी लिबरलाइज नहीं हुई, रोटी लिबरलाइज हो चुकी है। और इसी के ऊपर अगर आप इंटरकास्ट मैरिजेस की बात भी करें, जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो इंटरकास्ट मैरिजेस 2 तरह से ट्रेडिशनली की जाती हैं, इंडिया के अंदर होती रही हैं, ट्रेडिशनली होती रही हैं। एक को हम कहते हैं अनुलोमा मैरिज, दूसरी होती है प्रतिलोमा मैरिज। अनुलोमा को हम हाइपरगैमी के नाम से जानते हैं। तो प्रेम चौधरी ने काम किया था आपके पास हाइपरगैमस मैरिजेस के ऊपर, अनुलोमा मैरिजेस के ऊपर और प्रतिलोमा मैरिजेस के ऊपर, ठीक है, हाइपोगैमस मैरिजेस के ऊपर। तो आपके पास जो हाइपरगैमस मैरिजेस हैं ये तो हरियाणा की सोसाइटी के अंदर उन्होंने काम किया है, तो ये तो हरियाणा की सोसाइटीज़ के अंदर होती हैं। अनुलोमा विवाह जो है वो हरियाणा की सोसाइटी के अंदर होता है। जो लोअर कास्ट की विमेन हैं वो अपर कास्ट के जो आपके पास आदमी है उसके साथ जो है वो उसकी शादी हो जाती है। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल इन हरियाणा, ये हरियाणा के अंदर जो है वो एक्सेप्टेबल है। बट इसी का जो रिवर्स है इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो हाइपरगैमस मैरिजेस हैं दे आर एक्सेप्टेड, बट इसी का जो हाइपोगैमस मैरिजेस हैं दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। उसको जो है वो इट इज़ फेस्ड विद मैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास इंटरकास्ट मैरिजेस होती नहीं है, लेकिन जो विमेन का फ्लो है कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर वो वन साइडेड है। तो इसी से ये पता चलता है कि जो ज्योतिराव फूले का सत्याशोधक मैरिजेस का कंसेप्ट है या फिर पेरियार का जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस का कंसेप्ट है, वो अभी इंडिया के लिए बहुत अभी जो है वो इट इज़ फार फ्लंज्ड ड्रीम। अभी भी जो है वो हम कास्ट वाली जो एक कास्ट बेस्ड जो सोसाइटी है उसके अंदर जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम पर्टिकुलरली हाइपरगैमस मैरिजेस की भी बात करें तो हाइपरगैमस मैरिजेस के अंदर रीसेंट एक काम है खुशबू शर्मा का, ठीक है। ये JNU के अंदर जो है वो आपके पास रिसर्च स्कॉलर हैं खुशबू शर्मा। उनका काम है कि
जो आपके पास हाइपरगैमस मैरिजेस होती हैं उसका जो सबसे ज़्यादा दबाव है वो गर्ल की, एक औरत की ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है। जब आपके पास किसी की, जो बहुजन आदिवासी विमेन है, उसकी जब शादी हायर कास्ट ग्रुप के अंदर हो जाती है तो कई जगह के ऊपर, खुशबू शर्मा कहती हैं कि कई जगह के ऊपर ये देखने को मिलता है कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो झेलना पड़ता है। ठीक है, सो बहुत बुरी तरह जो है वो उनकी ऑटोनॉमी जो है वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है, उनकी ऑटोनॉमी को, उनकी आज़ादी को जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो प्रभावित किया जाता है। सो जो कास्ट मोबिलिटी है इन इंडिया, ये एक बहुत स्लो फिनोमिना है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी स्लो फिनोमिना। जो संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, जो भी कास्ट मोबिलिटी का कंसेप्ट आप पढ़ते हो, ये आपके पास बहुत स्लो फिनोमिना है। ये ज़्यादा तेज़ी से इंडिया के अंदर आपको देखने को नहीं मिला। अगर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वेस्ट के अंदर बात करें, क्लास बेस्ड सोसाइटी की बात करें, उसकी मोबिलिटी कास्ट बेस्ड सोसाइटी से कहीं ज़्यादा मुझे जो है वो दिखाई देती है। लेकिन इंडिया के, अगर आप कास्ट बेस्ड सोसाइटी के इन दो पैरामीटर्स की बात करें, रोटी और बेटी की बात करें, फूड और मैरिज की बात करें, फूड तो लिबरलाइज हुआ है, नो प्रॉब्लम इन दैट, फूड लिबरलाइज हुआ है। गांधीयन आंदोलन के अंदर जो गांधी जी की मूवमेंट्स थी, जिसके अंदर वो जो है वो एक साथ बैठ के जो है वो खाना खाया करते थे, वो मूवमेंट्स के अंदर फूड तो लिबरलाइज हुआ है। फूड वैसे भी, अगर आप अर्बनाइजेशन का प्रोसेस देखें, अगर गांधीयन मूवमेंट्स ना भी होती तो अगर आपके पास अर्बनाइजेशन का प्रोसेस देखें, अर्बनाइजेशन के प्रोसेस के चलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते फूड लिबरलाइज होना ही होना था, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फूड का जो रिजिडिटी है वो विलेज के सेडेंट्री सिस्टम से थी। जो विलेज का एक आपके पास जो एक टेरिटोरियलिटी बेस्ड सिस्टम होता है कि जो हरिजन हैं या फिर आपके पास जो एससीज हैं, एसटीज हैं, वो विलेज से बाहर रहेंगे और जो डोमिनेंट कास्ट हैं वो अंदर रहेंगे विलेज से। जो ये एक सेडेंट्री सिस्टम बना रखा था विलेज के अंदर, इसके वजह से आपके पास फूड के अंदर जो है वो एक रिजिडिटी थी। अर्बनाइजेशन हुई, वेस्टर्नाइजेशन हुई या फिर आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उसके चलते फूड में तो एक लिबर्टी आ गई। लेकिन मैरिजेस की जो लिबर्टी है अभी भी, बिकॉज मैरिजेस दे आर कस्टमरी, तो मैरिजेस के अंदर अभी भी जो है वो लिबर्टी जो है वो नहीं आई है। ठीक है, सो देखिए, न्यूज़पेपर का रेलेवेंस आपके डिसिप्लिन के अंदर बहुत बड़ा है, लेकिन ये मान लेना कि न्यूज़पेपर से सवाल आएंगे, ये गलत है। सवाल जो है वो आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकते हो, आप इन वीडियोस को यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपनी जो एक चेतना है, ताकि आप अपनी जो एक अवेयरनेस है उसको बढ़ा सको। दैट इज़ इट। ठीक है, और आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना ही इस वीडियो सीरीज़ का या फिर इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का गोल जो है वो रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉल इन हेयर। इस नंबर के ऊपर जो है वो आप कॉल कर सकते हैं।